कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों को साकार कर दिखाया है नींव की डायरेक्टर पंखुड़ी किरण प्रकाश ने, जिन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर न सिर्फ समाज को उम्मीद की नई किरण दी, बल्कि मुश्किलों से लड़कर जीतने का हौसला भी दिया। पंखुड़ी अब उन बच्चों के लिए काम कर रही है जिनके माता पिता उन्हें अच्छी परवरिश या शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अब पंखुड़ी का जीवन महिलाओं को नई प्रेरणा दे रहा है। देखिए एमपी न्यूज की एक खास पेशकश, नारी तू नारायणी। जब जिंदगी की गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही हो और उस दौरान एक ऐसा स्पीड ब्रेकर आ जाए कि समझ न आए कि या तो पीछे जाए या आगे, लेकिन उस समय हिम्मत, ताकत, शक्ति और पूरी सूझबूझ और धैर्य के साथ अगर ड्राइवर आगे बढ़े तो उस गाड़ी को पार किया जा सकता है। आज ऐसे ही गाड़ी के ड्राइवर यानी एक ऐसी ही परेशानी से जूझकर आगे बढ़ रही शख्सियत हमारे साथ है, जिसका नाम है पंखुड़ी किरण प्रकाश, जो कि नींव की डायरेक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है पंखुड़ी आपका एमपी न्यूज़ के इस खास शो में। सुमेधा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंखुड़ी इंदौर के खजराना इलाके में उन बच्चों के लिए काम करती है जिनके माता पिता उन्हें अच्छी परवरिश नहीं दे सकते या उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। ये पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन 4 साल पहले ज़िंदगी में एक जिसे लोग भूचाल समझते हैं, उसी तरह का एक भूचाल आया जिसने काफ़ी कुछ बदलाव किए। लेकिन उस भूचाल से, उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से कैसे पंखुड़ी ने खुद को आगे बढ़ाया, आइए जानते हैं एमपी न्यूज़ के इस खास शो में नारी तू नारायणी। इस सीरीज़ में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवा रहे हैं, तो आइए बातचीत करते हैं पंखुड़ी किरण प्रकाश से। बचपन से संघर्ष किया, उसके बाद कुछ समय के लिए जीवन में एक स्थिरता आई, लेकिन फिर संघर्ष का दौर वापस आ गया और उस संघर्ष में कैसे इन्होंने खुद को संभाला, कैसे खुद को आगे बढ़ाया, आइए जानते हैं। पंखुड़ी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि 2021 में क्या हुआ कि अचानक लाइफ में एक बदलाव आ गया? 2021 में मुझे अचानक से मेरे सीधे हाथ के या ब्रेस्ट पे दर्द होना शुरू हुआ। और क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो इस बारे में पहले से जानकारी तो थी, पर ये नहीं पता था कि ये एक मेरे ऊपर एक चीज़ आने वाली है। और जब ये दर्द हुआ तो जब मैंने उसके सिम्टम्स और समझना चाहे तो पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, डायग्नोस हुआ। और इस दर्द के इमीडिएट बाद मैंने गायनिक से कंसल्ट किया और मुझे पता चला कि मुझे एक लैम्प है जो कैंसरियन है। और उसके बाद में फिर वो जो एक लंबा ट्रीटमेंट और कीमो का दौर और वो सारी चीज़ें होती हैं, वो लाइफ में आई। और उससे बदलाव एक तो ये आया कि क्योंकि ये कैंसरियन लम्प था, इसको निकालना ज़रूरी था। साथ में हमारा कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से प्लान हुआ कि मैं बेबीज़ नहीं कंसीव कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेट था। तो मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 2021 में पंखुड़ी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। तो उस समय इन्होंने खुद को तो संभाला ही, लेकिन उसी दौरान जो दूसरी महिलाएं हैं उन्हें भी अवेयर किया। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि खुद को उस समय स्थिर रखकर किस तरह से हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। तो वही सिलसिला इनका आज भी जारी है। ट्रीटमेंट के दौरान इन्होंने खुद को थोड़ा सुरक्षित किया, खुद को उससे ओवरकम किया, लेकिन अब वे दूसरों की मददगार बन रही हैं। क्योंकि मैं सुमेधा शुरू से ही नी फाउंडेशन चला रही थी और सामाजिक क्षेत्र में ही काम कर रही थी। और ये जब देखा तो सबसे पहला मेरा स्टेप जो था वो हमने ये किया कि उस दौरान क्योंकि कोविड के टीके लगाए जा रहे थे, तो मैंने एक स्टेक लिया और मैंने गवर्नमेंट से ये अपील किया कि मेरे जैसी बीमारी के जो लोग हैं उन्हें डोर स्टेप पे ही टीका लगाया जाए कोविड के लिए। सो ये मेरा पहला मूव था। और इसके अलावा अवेयरनेस को लेके ऑनलाइन सेशंस भी मैंने किए और साथ ही साथ लोगों को
मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के साथ में काउंसलिंग के सेशंस भी मैंने किए इसी दौरान जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इस तरह से ये कारवां आगे बढ़ा। तो जब आपको सबसे पहले पता लगा कि आपको कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो उस समय आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जैसे कि आम तौर पर जब किसी को इस तरह की बीमारी होती है तो स्वाभाविक तौर पर डर तो लगता है, तो आपने उस डर को कैसे आगे बढ़ाया? देखिए, मुझे जो सबसे पहली बात जहन में आई थी वो यही कि अब मैं काम कैसे करूँगी। सबसे पहली बात मेरे दिमाग में ये आई थी, और जो दोस्त लोग थे सब मोटिवेट कर ही रहे थे, और मेरी एक मेंटोर हैं, उन्होंने ये कहा कि तुम बिल्कुल ये मत सोचो कि तुम्हारा काम कम होने वाला है, बल्कि बढ़ने वाला है इसके बाद में। और मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा कि अभी एक चीज़ तुम नहीं कर रही थी, अब तुम्हें वो भी करना है, और आपको अब ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस भी महिलाओं तक पहुंचानी है, इसीलिए आपको ये हुआ है, सिर्फ आपको ये सोचना है। और क्योंकि आप छुट्टियां नहीं लेते थे तो इसलिए अब थोड़ी सी छुट्टियां एंजॉय करो। एक ये जब मैं पंखुड़ी से बात कर रही थी तो इन्होंने कहा कि उन्होंने इस बीमारी को एक टेंशन के तौर पर नहीं लिया, बल्कि वो जो एक दौर था उसको भी एंजॉय किया। तो उस समय बाल झड़ जाना, हर कोई जानता है कि कैंसर की बीमारी में सबसे पहले बाल झड़ जाते हैं, तो इन्होंने अपने बिना बाल के फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए ताकि दूसरी जो महिलाएं हैं वो इससे इंस्पायर हो, डरे नहीं। तो ये करना मतलब कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हर किसी के मन में एक डर रहता है, एक संकोच रहता है, और सबसे पहली बात कि इस बीमारी को लेकर लोग बात नहीं करना चाहते। तो आपने लोगों से इस बारे में बात भी की और अपना एक डर भी ख़त्म किया और लोगों को भी अवेयर किया। जी, मुझे सुमिता हमेशा से ये लगता था, ये जब पहले से भी मैं इसके बारे में मुझे अवेयरनेस थी, तो मुझे ये लगता था कि जो भी लोग हैं वो बीमारी से ज़्यादा इस चीज़ से, अपने लुक से और अपना जो सामने उनको दिखाई देगा उससे बहुत भयभीत हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। तो इसीलिए जब न्यूज़पेपर में भी मेरा कवरेज हुआ था, तो मैंने जितने भी कवरेजेस हुए मेरी स्टोरी को लेके और जो मैंने एक अपील किया था गवर्नमेंट को लेके, उन सभी में मैंने बहुत ही ज़रूरी तौर पे वो फ़ोटोग्राफ्स दिए जिसमें मेरे बाल नहीं थे, और उसका सीधा सीधा यही एक रीज़न था, कारण था, ताकि लोग ये समझ सकें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाल एक स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा उसकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, उसकी पर्सनालिटी, उसका वजूद इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ये बात हमेशा रिकॉल हो रही थी, और मुझे बार बार ये था कि मुझे ये संदेश देना है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और वो बोलते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को किया, और शायद अभी भी कोशिश कर रही हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी महिला को ये बीमारी डायग्नोस होती है तो सबसे पहले परिवार वाले ही उसे कहते हैं किसी को बताना मत, और उस बीमारी को छुपाने लगते हैं, और कहीं ना कहीं ये छुपाना एक बहुत बड़ी वजह हो जाता है कि वो बीमारी अंदर ही अंदर काफ़ी फैल जाती है। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती है? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, बट अभी बहुत अवेयरनेस आया है, लेकिन मैं अभी आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी कि ये बीमारी क्या, कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी हो, महिलाओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके छुपाने से समस्याएं और बढ़ेंगी, उनके घर के लिए, उनके परिवारों के लिए। क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन एक पूरे परिवार का जो आधार स्तंभ है वो महिलाएं ही होती हैं, और अगर वो इस बारे में ध्यान नहीं देती हैं और अगर वो छुपाती हैं या उसको इग्नोर करती हैं, तो अल्टीमेटली वो अपनी परिवार की जो नींव है उस पे ही आघात पहुंचा रही हैं, अगर वो ये बात नहीं समझ रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि छुपाने की तो बात ही नहीं है, मतलब क्यों हमें छुपाना है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मतलब हमें तो ये आगे होके बताना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा मनोबल प्राप्त होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और ये एक बहादुरी से जो चीज़ लाइफ ने दी है, ज़िंदगी ने आपके सामने जो रखा है, उसको स्वीकार करके उसे अच्छे तरीके से कैसे डील करना है, यही ज़िंदगी है मेरे हिसाब से। अभी भी आप जब भी किसी सेशन में जाती हैं, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाती हैं, तो आप इसी बात को लेकर महिलाओं को अवेयर करती हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो खुल कर बोलिए। तो अभी भी आपको लगता है कि महिलाएं नहीं बोलती है, या आपके समझाने पर वो समझाइश आपकी उनके कुछ काम आ रही है? हाँ, मतलब
नहीं बोलती हैं, ये तो एक हेजिटेशन अभी भी है सुमेधा, लेकिन अभी चीज़ें बदल रही हैं और मेरे बताने पे जब लोग देखते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे मेरे फोटोग्राफ्स देखते हैं और ये सब चीज़ें देखती हैं जब जो महिलाएं हैं हमारी, तो उन्हें भी महसूस होता है कि नहीं, इतनी भी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, हम भी इससे ओवरकम कर सकते हैं। और अभी आप मानो कि ये बहुत बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर लगातार बढ़ रहा है। ये मान के चलिए कि एक सर्वे के अनुसार 10 में से 6 महिलाएं हैं जो इसका शिकार हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये ज़रूर हुआ है कि अवेयरनेस मेरे समझाने से या बातचीत करने से उनका मनोबल तो बहुत बढ़ता ही है। आपने सेलिब्रिटीज़ की बात करी, तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेलिब्रिटी अभिनेत्री हिना खान, सोनाली बेंद्रे, महिमा चौधरी जैसी कई सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस बीमारी से जूझ रही है, और उन्होंने खुद के साथ साथ कई और महिलाओं को भी वो इसके लिए प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो इस बीमारी से डरे नहीं और आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में जो कैंसर जैसी बीमारी है उसके लिए हर किसी को, हर महिला को आगे आकर बात करना चाहिए, तभी इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। अब थोड़ा सा बीमारी से कुछ अलग हटकर बात करते हैं कि पंखुड़ी और संघर्ष दोनों का मुझे लगता है चोली दामन का साथ रहा है। तो बचपन का संघर्ष, उसके बाद फिर अब ये वाला संघर्ष। तो बचपन का संघर्ष आपको ज़्यादा कठिन लगा या अभी ये बीमारी होने के बाद? देखिए सुमेधा, मैं सच बात कहूँ तो बीमारी मुझे कभी संघर्ष लगी ही नहीं। उसका कारण ये था, मेरे परिवार, मेरे साथ लाइफ पार्टनर जो हैं उनका सपोर्ट, मेरी सिस्टर का सपोर्ट, ब्रदर का सपोर्ट, फिर पूरी फैमिली का सपोर्ट, तो वो तो मुझे कभी संघर्ष लगा ही नहीं। हाँ, बचपन में क्योंकि मम्मी पापा थोड़ा जल्दी हमें छोड़ के चले गए थे, तो वो दिन ज़्यादा संघर्ष के लगे। उसके बाद में क्योंकि मम्मी पापा ने हमेशा बताया कि संघर्ष ही जीवन है असल में, और आपको ये देखना चाहिए आप तो कुछ संघर्ष नहीं कर रहे हो, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो इस कदर संघर्ष में जूझ रहे हैं, तो आप अगर उनके लिए कुछ कर सको तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और वही प्रेरणा मुझे मिली, और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास में सारे सुख सुविधाएं हैं और मैं बहुत अच्छे से चीज़ें कर पा रही हूँ। लेकिन जिन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, नीव फाउंडेशन जिसके लिए काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। तो संघर्ष तो करना ही होगा। अगर आप जीवंत हैं, अगर आप ज्वलंत हैं, तो संघर्ष तो करना ही होगा। बहुत ही खूब बात कही है कि अगर आप जीवंत है और ज्वलंत है तो संघर्ष तो हमारे हिस्से में आएगा ही। सामाजिक कार्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि जिस इलाके में, इंदौर के खजराना क्षेत्र में ये काम कर रही है और ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना, मेरे ख्याल से ये किसी चुनौती से कम नहीं है। तो इस इलाके में काम करना कोई ख़ास वजह? ऐसी कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, पर जब काम शुरू किया तो मैं जब बैंक में ही काम करती थी, और बैंक में काम करते हुए मैंने रात्रिकालीन कक्षाएं जो बाल श्रमिक बच्चे हैं उनकी लगाई, और उसके बाद में धीरे धीरे मैं पूरी तरह से इधर ही शिफ्ट हो गई। और फिर जो सबसे पहला काम इस इलाके में किया था वो बैगर्स बच्चे, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे खजराना मंदिर में होते हैं, उनको हम लोगों ने किया था। तो उनके लिए मैंने सेंटर रन किया, सर्वे किया और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के लिए काम किया। तो वहीं से ये सिलसिला जब शुरू हुआ, और आप ये जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर आप सोचो कि साल भर में ये काम हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें नहीं होती है। असल में तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी भी चल रही हैं। मतलब मैं खुद सोचती हूँ, मेरी जर्नी आज 8-10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनको और उनसे दो चार होने की ज़रूरत है, पार पाना है। और अभी भी कई बच्चे हैं जो शिक्षा से विमुख हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरीके से खजराना क्षेत्र में काम हम कर रहे हैं, और भी इंदौर के और भी इलाकों में कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस हमेशा इधर रहा है, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई थी। और गणेश जी के मंदिर में हमारा जो था केंद्र था भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का, तो बस वहीं से शुरुआत हुई और अभी भी हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो शुरुआत है एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल और अंजाम तक पहुँचे। एक बात और पंखुड़ी के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी कि पंखुड़ी अपने उपनाम में अपने माता और पिता दोनों का नाम लगाती है, पंखुड़ी किरण प्रकाश।
तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि या तो हमारा हम उपनाम लगाते हैं या हमारे जो पति हैं उनका उपनाम लगाया जाता है। तो आप माता और पिता दोनों का नाम लिखती हैं? जी, मैं माता और पिता दोनों का नाम लिखती हूँ क्योंकि सुमेधा, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, मैं बिलीवर हूँ, मैं मानती हूँ खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर सभी हैं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं सोच पाती हूँ कि ये लोग अलग हैं। आप खजराना क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ गणेश जी भी हैं और यहाँ पे दरगाहें भी हैं, और हम एक सोशल ये है एकता को लेके भी हम काम करते हैं। तो मैं कभी भी ये समझ नहीं पाई कि इसको अलग कैसे करें। ईश्वर है तो वो है। अगर मैं मंदिर में बैठ के भी नमाज़ पढ़ रही हूँ तो भी मैं भगवान को ही याद कर रही हूँ, ईश्वर को ही याद कर रही हूँ। और अगर मैं मस्जिद में बैठ के राम का नाम ले रही हूँ तभी भी मैं ईश्वर को ही याद कर रही हूँ। इस तरह की एक सोच पापा मम्मी के साथ में या हमेशा से पढ़ के या पता नहीं कैसे पर डेवलप हो गई। और जिस लाइब्रेरी में मैं जाया करती थी वहाँ से भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो मुझे ये लगा कि मेरी पहचान आखिर बनाई किसने है। तो मुझे लगा मेरी पहचान तो मेरे माता पिता ने ही बनाई है, तो मैं उनका ही नाम लेके आगे और बढ़ना चाहती हूँ। अलबत्ता लाइफ पार्टनर हैं साथ में, और बहुत सारी चीज़ें पैतृक ये जो होती हैं वो पैट्रियार्कल सिस्टम का भी एक पितृसत्तात्मक जो चीज़ें हैं, है ना। अगर आपका सरनेम बदल जाता है, आप पहले कुछ और होते हैं बाद में कुछ हो जाते हैं, तो ये असल में तो पितृसत्तात्मक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसी का एक हिस्सा है। तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती थी, और मैं अपने मम्मी पापा को वैसे भी बहुत पहले खो चुकी थी, तो मुझे लगा कि ये एक तरीका भी है उनको हमेशा साथ में रखने का। जी, ऐसी पंखुड़ी जैसी अगर सोच हो तो कई लड़कियां अपनी ज़िंदगी में इसी तरह के पंख लगाकर हमेशा आगे उड़ सकती हैं। एक बात और मैं पूछना चाहूँगी कि आप महिलाओं को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी? अभी महिला दिवस बहुत करीब है, 8 मार्च, तो उनके लिए ऐसा क्या संदेश होगा कि वो जीवन में कभी निराश न हो, हताश न हो और हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है, सिर्फ़ एक बार। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, जब आप इसको महसूस करते हो ना तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ज़िंदगी आपको एक ही बार मिल रही है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगी कि आपकी ज़िंदगी और अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आप फिर मतलब है क्या, फिर बचता क्या है अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप खुद के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हैं तब ही आप अपने परिवार के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोच पाएंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन और शिक्षा का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं एजुकेशन कहती हूँ तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ आपको लिटरेसी या पीस ऑफ पेपर से नहीं है, बल्कि आप ये समझें, जब आप अपना लाइफ पार्टनर चुन रही हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले कर रही हैं, तो आप किन आधार पे कर रही हैं, कितनी समझदारी से इन सब चीज़ों को कर रही हैं, वो ही आपकी ज़िंदगी को एक आकार देगा। हाँ, ये ज़रूर है, चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी आपके जीवन में, लेकिन यही समझदारी, यही एजुकेशन आपको उन चुनौतियों से लड़ने के लिए, उनसे पार पाने के लिए आपको आगे बढ़ाएगी। और मेरे हिसाब से जीना उम्मीद का मामला है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात पंखुड़ी ने कही है। जीवन इसी का नाम है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, चुनौतियां नहीं है, तो वो जीवन ही किस काम का। बस इसी तरह से आगे बढ़ने का पंखुड़ी संदेश देती है कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और आसमान को छू लीजिए। MP न्यूज़ के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।